इस असेंबली में। समवे और दी अदर वहां पर इलेक्शन हुए और इस असेंबली में कुछ लोग चुने गए। एट द एंड ऑफ द डे महाराजा ही सबसे ज्यादा ताकतवर था, इस असेंबली की कुछ ज्यादा हैसियत नहीं थी। इस असेंबली की इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। मुकम्मल नाम था कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। इसके प्रेसिडेंट बने शेख अब्दुल्ला और इसके जनरल सेक्रेटरी बने चौधरी गुलाम अब्बास और मौलवी अब्दुल रहीम बने इसके सेक्रेटरी। ये सारे लोग यूं समझ ले किसी टाइम में बैठकर, जैसे हम इवनिंग के टाइम पे किसी दोस्त के यहाँ बैठकर कचेरियां मारते रहते और बहुत सारे सोशल इश्यूज डिस्कस कर लेते थे। ये तीनों लोग और इनके कई साथी इवनिंग टाइम पर फारिग वक्त में बैठकर कहीं पर भी कुछ न कुछ इश्यूज कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से डिस्कस करते रहते थे और महाराजा की हुकूमत की बर्बरिटीज को डिस्कस करते थे और वो किसी न किसी तरह के कंक्लूजन पर आना चाहते थे। अल्टीमेटली इन्होंने एक पार्टी ही बना दी। जो राज्यसभा थी उसके अंदर कुछ ज्यादा ताकत तो थी नहीं, फिर भी ये लोग आ गए वहां पर, लेकिन फिर भी महाराजा को अपनी ताकत ही कायम रखनी थी। असल झगड़ा तब शुरू हुआ जब 1938 के अंदर शेख अब्दुल्ला ने एक मैनिफेस्टो रख दिया जिसे कहते हैं नया कश्मीर मैनिफेस्टो, जिसके मुताबिक राज्यसभा की ताकत को और बढ़ाना और महाराजा की ताकत को और कम करना था। इसको टैकल करने के लिए महाराजा ने क्या किया, फिर से शेख अब्दुल्ला को पकड़ के जेल में डाल दिया। शेख अब्दुल्ला कई बार अपनी जिंदगी के करियर में जेल आए हैं और जेल गए हैं, महाराजा के दौर में भी और हिंदुस्तान के दौर में भी। महाराजा के दौर में कम जेल रहे, हिंदुस्तान के टाइम में ज्यादा जेल में रहे। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। और एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट ये है, नेहरू और शेख अब्दुल्ला एक दूसरे को ब्लड ब्रदर कहते थे। नेहरू भी कश्मीरी पंडित था तो कश्मीर से रिलेटेड था, शेख अब्दुल्ला भी कश्मीर से थे, तो ये एक दूसरे को ब्लड ब्रदर कहते थे। सियासत और मफादात ने बेरहम होते इसी नेहरू ने, जिसे इसे ब्लड ब्रदर कहा था, 11 साल तक जेल के अंदर बंद रखा शेख अब्दुल्ला। जो शेख अब्दुल्ला नेहरू की उंगलियों पर नाचता था ना, 11 साल आजादी के बाद जेल में कैद रहा। 12 तो फिर ये जब महाराजा के खिलाफ मैनिफेस्टो लाए और लड़ने झगड़ने लगे महाराजा के साथ, तो शेख अब्दुल्ला को एडवाइस करता रहा नेहरू इस पूरे टेन्योर के दौरान, और दूसरी तरफ महाराजा को भी बताता रहा कि इसके ऊपर हाथ हल्का रखो, इसको कब दबाना है, इसको कब छोड़ना है। तो नेहरू बड़ा कनिंग पॉलिटिशियन था, इसमें कोई शक ही नहीं है। जब शेख अब्दुल्ला को सपोर्ट की जरूरत पड़ी कि वो चाहता था कि हिंदुस्तान की कांग्रेस या मुस्लिम लीग कोई और जमात मुझे सपोर्ट करे, शेख अब्दुल्ला ने बेसिकली कभी मुस्लिम लीग से ज्यादा कांटेक्ट नहीं बनाया, उसने पूरा ध्यान दिया हुआ था कांग्रेस की तरफ। सो जब शेख अब्दुल्ला को सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने अपनी शर्तें रख दी शेख अब्दुल्ला के सामने। वो शर्तें क्या थी कि ये जो आपने मुस्लिम कश्मीर कॉन्फ्रेंस का है ना, ये अच्छा नाम नहीं है, आप इसको सेक्युलर बनाए, आप इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाए। फिर शेख अब्दुल्ला तो था ही इसकी कठपुतली, पार्टी के अंदर एक मीटिंग बिठाई, बड़े लंबे वक्त के बाद पार्टी के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया 1938 में और इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आज भी आपकी चलती हुई आ रही है, इस वक्त आपके फारूक अब्दुल्ला उसे हेड करते हैं, जो शेख अब्दुल्ला के बेटे हैं। अब जब शेख अब्दुल्ला ने ये सब कुछ किया महाराजा के सामने, 1938 में अपना मैनिफेस्टो लाकर महाराजा के सामने रख दिया कि भाई महाराजा तुम ज्यादा ताकत ना लो, राज्यसभा को ज्यादा ताकत दो और उसके बाद ये सब कुछ कश्मीर को हम रीऑर्गेनाइज करेंगे। तो महाराजा था, उसने कहा कैसी बातें करते हो, चलो जेल। शेख अब्दुल्ला चला गया जेल। जेल में रहने के बाद उसने 1956 में जब सारी दुनिया ने देखा कि अंग्रेज यहाँ से जा रहा है, महाराजा का भी फ्यूचर कुछ ब्राइट नहीं लग रहा था, उसने ये वहाँ पर एक मूवमेंट शुरू की। जैसे कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी अंग्रेजों के खिलाफ, इसी तरह से क्विट महाराजा मूवमेंट की शुरुआत की शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के अंदर महाराजा के खिलाफ। बस जो कांग्रेस करती थी शेख साहब भी वही करते थे, इसी तरह मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी यही करते थे, और आधे आधे चलते चलते अब बीजेपी सबके गले में छोड़ के चले गए। भला हो हमारे बुजुर्गों का, पाकिस्तान बनाया, हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी हमें कहाँ मरवाने चले थे यहाँ पर। अब जैसे ही अंग्रेज यहाँ से चले गए तो महाराजा को भी पता चल गया कि भाई अब ताकत बरकरार रखने का एक ही तरीका है, या कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल जाए या कश्मीर आप हिंदुस्तान के साथ मिला लो। अकेले कश्मीर महाराजा भी नहीं चला सकता था। फिर महाराजा थोड़ा टाल मटोल से काम लिया और फिर महाराजा के खिलाफ एक रिवोल्ट हो गया कश्मीर के अंदर से, लोग उभर कर आ गए और महाराजा के खिलाफ बगावत के नारे बुलंद करने लगे। अब बजाय शेख अब्दुल्ला उन लोगों के साथ देते जो महाराजा के खिलाफ उभर कर आ रहे थे, क्योंकि शेख अब्दुल्ला पहले बहुत ज्यादा महाराजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे और यही कहते थे कि महाराजा से आजादी हासिल करना ही हमारा। शेख अब्दुल्ला ने उल्टा महाराजा को पैगाम दे दिया कि देखो इस वक्त पाकिस्तान के आफरीदी कबाइल भी तुम पर हमला कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज भी आ सकती है, बेहतर है तुम जल्दी जल्दी से कांग्रेस के साथ हाथ मिला लो और मुझे यहाँ से निकालो, और उसके बाद हम दोनों मिलकर कश्मीर के ऊपर कुछ न कुछ सोचते हैं। अब ये वो धोखा था कश्मीरियों के साथ, मुसलमानों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ जो शेख अब्दुल्ला ने किया, इसे गद्दारी से कम कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसी धोखे की वजह से कश्मीरी आज भी हिंदुस्तान के कब्जे में है। ये वो शख्स था जो महाराजा को सारी जिंदगी यही कहता रहा कि मुझे महाराजा से कश्मीर को आजाद करवाना है, ये करवाना है। जब महाराजा के खिलाफ बगावत हुई, कुछ कश्मीरी अवाम ने की और कुछ पाकिस्तान के आफरीदी कबाइल ने मिलकर एक अच्छी खासी बगावती मुहिम बना दी, इसने महाराजा के साथ समझौता कर दिया। फिर महाराजा ने कश्मीर का समझौता कर लिया हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तानी फौजें वहां पर आ गई कश्मीर में, और फिर वो कश्मीर के अंदर एक लॉन्ग सिविल वॉर शुरू हो गई और
और झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन इसने यहाँ तक अपना किरदार अदा नहीं किया, उल्टा इसने एक और काम कर दिया। अब देखें तारीख के गद्दारों का काम। फिर इसने ये काम किया कि वहाँ की एक लोकल फोर्स बनाए और श्रीनगर के लिए हिफाजत करने लगा। किससे? पाकिस्तानी फोर्सेस से, कि हम पाकिस्तान को यहाँ पर घुसने नहीं देंगे, और महाराजा के साथ मिलकर हिफाजत करने लगा। ये है वो गद्दारों के काम जो अपनी ताकत के लिए, अपने जाती मफाद के लिए कैसे मुल्कों और कौमों का सौदा करते हैं। अब शेख अब्दुल्ला ये सब कुछ क्यों करता था? ये सवाल तो सबके जहन में आता होगा कि शेख अब्दुल्ला को ऐसा क्या था कि पाकिस्तान के साथ नहीं जाना, ये सब कुछ क्यों करा? शेख अब्दुल्ला को कायदे आज़म बड़ा अच्छे तरीके से जानते थे। वो जानते थे ये सिर्फ अपने मफाद के लिए कर रहा है, महाराजा को हटाकर खुद ही महाराजा बनना चाहता है कश्मीर का। जमहूरियत, फलसफा, कश्मीर की आजादी, तालीम वालीम से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। होगा थोड़ा बहुत कुछ कश्मीरियों के लिए भला भी कर देगा, लेकिन अपने हुकूमत के लिए ये बहुत कुछ कर रहा था। इसीलिए कायदे आज़म इसको कांग्रेस का एजेंट बोलते थे, और कायदे आज़म इसको बोलते थे ये लोगों के सामने कुरानी आयतें पढ़ के लोगों को बेवकूफ बनाता है, और इसका ईमान, दीन ईमान कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ इसका मुफाद है कि इसको हुकूमत मिल जाए। और इसने अपनी हुकूमत के लिए ही ये सब कुछ किया, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग की वहां पर हुकूमत आती तो शेख अब्दुल्ला को कुछ ज्यादा हिस्सा नहीं मिलना था। अब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग ने शेख अब्दुल्ला को कुछ ज्यादा ऑफर्स नहीं की थी। मुस्लिम लीग ने, कायदे आज़म ने शेख अब्दुल्ला को बहुत ज्यादा ऑफर्स की थी। मुस्लिम लीग ने तो महाराजा को भी बहुत ज्यादा ऑफर्स की थी, पर उनके दिमाग की अलग ही खुनास थी। सो वो सारे कांग्रेस लगाए हुए थे। और उसके बाद ये जो हो रहा है अब कश्मीरियों की, ये सारे इनके बुजुर्गों की करतूतें हैं। अब इस 1948 वार का नतीजे तो हम सबके सामने थे। गिलगित बल्तिस्तान और ये सारे इलाके आजाद हो गए, आजाद कश्मीर भी आजाद हो गया, यहाँ तक कि श्रीनगर भी आजाद हो जाता अगर शेख अब्दुल्ला जैसे लोग अड़ी ना करते। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, उस वक्त तक कश्मीर जाने के लिए कोई ज्यादा बड़ा रास्ता नहीं था हिंदुस्तान के पास। हिंदुस्तान पठानकोट से होते हुए जाता था। ये जो पाकिस्तान की डिमार्केशन हुई थी ना, यहाँ पर भी लॉर्ड माउंटबेटन ने गलती की थी। अगर पठानकोट का इलाका पाकिस्तान के पंजाब में दाखिल कर देता तो कश्मीर का रास्ता ही कट जाता हिंदुस्तान से, और कश्मीर ज्योग्राफिकली लगता ही हमारे साथ, और आज भी हमारे साथ ही लगता है। सो हिंदुस्तान के कोई रास्ते भी नहीं जाते वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन ने और नेहरू ने मिलकर ये खेल खेला। कश्मीर का सारा खेल जो खेला है ना, जवाहरलाल नेहरू ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने और शेख अब्दुल्ला ने मिलकर खेला है। और इन तीनों की गलतियां ही आज इनकी लोग भुगत रहे हैं। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि इन तीनों के आखिरी अंजाम क्या हुए, और सोच क्या रहे थे कि कश्मीर के मामले को हमने क्यों इतना बिगाड़ दिया। और आखिर में जवाहरलाल नेहरू खुद भी कश्मीर के मामले में परेशान हो चुके थे। अब वहाँ पर एक इमरजेंसी गवर्नमेंट बना दी गई, जिसका हेड बना दिया गया शेख अब्दुल्ला को, क्योंकि बड़े पॉपुलर लीडर थे वहाँ पर। और 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, और उसके बाद वहाँ पर एक इलेक्शन किए और उसमें से प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अब यहाँ पर मैं बता दूं, कश्मीर के जितने भी इलेक्शन हुए हैं ना, उसमें कुछ ज्यादा टर्न आउट नहीं रहता। टर्न आउट इसलिए नहीं रहता क्योंकि लोग समझते हैं कि हम यहाँ के है ही नहीं, हमारा तो मुल्क ही आजाद है, तो हम हिंदुस्तान के आइन के अंदर रहते हुए क्यों इलेक्शन में हिस्सा ले। अब ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइन वगैरह और ये सारी इलेक्शन ये कहकर करवाए गए थे कि हाँ हम हिंदुस्तान से मिलने या ना मिलने का एक प्लेबिशेट करवाएंगे। यहाँ पर भी शेख अब्दुल्ला ने अपने लोगों से कहा कि हम प्लेबिशेट करवाएंगे, फिर हम देखेंगे कि हिंदुस्तान के साथ रहना है कि नहीं रहना, वरना हम एक आजाद रियासत बनेंगे। उस आइन के मुताबिक शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर थे और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए कश्मीर के। ठीक है जी। अब यहाँ पर होती है डबल गेम शेख अब्दुल्ला के साथ शुरू। शेख अब्दुल्ला समझ रहा था कि वो सोल लीडर है ना कश्मीर का, और उसके अंदर बाहर होने से ही कश्मीर ही सब कुछ हो सकता है, और उसके इशारों पर ही कश्मीर नाचेगा। अब यहाँ पर शेख अब्दुल्ला को हकीकत का एहसास होगा कि उसके साथ भी कितना बड़ा हाथ हो गया। 1953 के अंदर शेख अब्दुल्ला को उसी के लोगों ने हटा दिया वहां से, प्राइम मिनिस्टरशिप से। उसको करण सिंह, जो महाराजा हरि सिंह का बेटा था, उसने डिसमिस कर दिया। वो रियासती सदर था और ये प्राइम मिनिस्टर था, सो उसने इसको डिसमिस कर दिया, और इसकी जगह पर इसका ही एक और नुमाइंदा लाकर खड़ा कर दिया गया। बख्शी गुलाम मोहम्मद इसका कैबिनेट मिनिस्टर था। शेख अब्दुल्ला को हटाकर नेहरू ने और महाराजा के बेटे ने मिलकर इसे हटाकर बख्शी गुलाम मोहम्मद को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और ये